ओके, हमने कहाँ तक छोड़ा था? मॉलिकुलरिटी। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी मॉलिकुलरिटी पे, और मैंने आपको बताया था कि मॉलिकुलरिटी का मतलब क्या होता है? द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पेसीज दैट कोलाइड टुगेदर, है ना? वैसे रिएक्टिंग स्पेसीज जो एक साथ कोलाइड करें, है ना, इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स तो बता दिया था ना, समझ में आ गया था? ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं फिर। देखिए, हम लोग बात कर रहे थे मॉलिकुलरिटी की, और मॉलिकुलरिटी इक्वल्स टू, मॉलिकुलरिटी का कितना एग्जांपल दे दिया था हमने? ओके, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे हैं। मॉलिकुलरिटी इज इक्वल टू 3। अगर मॉलिकुलरिटी 3 होगी, देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मॉलिकुलरिटी इज द रिएक्टिंग स्पेसीज दैट कोलाइड टुगेदर इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक, सो मॉलिकुलरिटी 3 इज इक्वल टू, अरे कितना गप करते हो भाई, ओ क्लास में हो यार, मेंटेन द डेकोरम। m इक्वल्स टू 3 अगर होगा तो जैसे इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है कि आप CO को कंबाइन कर दे O2 से एंड इट विल फॉर्म CO2। ठीक है, कितने मॉलिक्यूलरिटी दिख रही है आपको? 3। कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड होते हुए दिख रहे हैं आपको? 3, 2 और 1, टोटल 3 ना, है कि नहीं? तो यहां पे मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर टोटल कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे होंगे? 3, है ना? 2 CO के और 1 O2 का। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, क्या मॉलिक्यूलरिटी इक्वल्स टू 4 इज फाउंड वेरी रेयरली, इज फाउंड वेरी रेयरली। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए हो रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी का मतलब था एक साथ में कोलाइड करना, और चार मॉलिक्यूल्स का कोलाइड होना आपस में थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि चारों को आपस में कोलाइड होना होगा एग्जैक्टली, तो कोई ना कोई एक टकराहट से बाहर निकल जाएगा, 3 टकराएगा तो 1 छूट जाएगा। दैट्स वाई मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 इज फाउंड वेरी रेयरली, है ना? ठीक है, तो इस बात को लिख लेंगे हम। मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी बहुत ही कम पाई जाती है। ग्रेटर देन 3 इज फाउंड रेयरली। ऐसा नहीं कि होता नहीं है, होता है, लेकिन बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में फर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में फर्क बताइए। तो ऑर्डर का मैंने सीक्वेंस लिखाया था, बताइए पहला पॉइंट क्या था ऑर्डर का? ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल डाटा वाइल मॉलिक्यूलरिटी इज अ थ्योरेटिकल डाटा, है ना? तो एक काम करते, पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैं अलग कॉलम बना देता हूं, उसी में एक साथ दोनों कंपैरिजन कर दूंगा। अब हमें देख रहे हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी? डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। पहली बात, ऑर्डर कैसा डाटा है? सो इट इज एन एक्सपेरिमेंटल डाटा। ऑर्डर कैसा डाटा है? एक्सपेरिमेंटल डाटा है। जबकि मॉलिक्यूलरिटी कैसा है? इट इज एन थ्योरेटिकल डाटा, इट इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, मतलब आप प्रैक्टिकली इसे फाइंड नहीं कर सकते। दूसरी बात, ऑर्डर का वैल्यू 0 हो सकता था, ऑर्डर में भी 0 इंडिविजुअली आएंगे, है ना? क्या आपको लगता है मॉलिक्यूलरिटी 0 हो सकती है? हो ही नहीं सकती, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी 0 होने का मतलब है कि 0 रिएक्टिंग स्पेसीज है, और अगर 0 रिएक्टिंग स्पेसीज है तो इसका मतलब है कि कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना? सो सेकेंड पॉइंट, इट कैन नॉट बी 0, इट कैन नॉट बी 0। तीसरी बात, ऑर्डर मे बी निगेटिव। ओवरऑल ऑर्डर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल ऑर्डर की बात कर रहा हूं। इंडिविजुअल ऑर्डर निगेटिव हो सकता है ना? कल एक बच्चे ने पूछा था ना, है ना? ठीक है, तो निगेटिव हो सकता है इंडिविजुअल, लेकिन ओवरऑल ऑर्डर निगेटिव नहीं हो सकता, है ना? क्या मॉलिक्यूलरिटी निगेटिव हो सकता है? ये तो कहना ही पाप है ना? मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी निगेटिव। अगर कोई ऐसा कह देता है तो उसे पाप लगेगा। मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी निगेटिव। फ्रैक्शन में हो सकता है क्या? ऑर्डर हो सकता है, ऑर्डर कैन बी इन फ्रैक्शन, जबकि मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन। ये तो थी कॉमन बातें। अब इंपॉर्टेंट बात, फॉर एनी, अच्छा आप पहले नोट कर लो,
किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर तो डिफाइन होता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी का कोई भी मतलब नहीं होता है ना। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देयर इज नो मीनिंग ऑफ मॉलिक्युलरिटी। एनसीईआरटी ये बात साफ साफ लिखती है। नेक्स्ट पॉइंट, कितना पॉइंट हो गया था? 4 ना, 5th और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिए, ऑर्डर में लिखिएगा। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन order can be defined, order can be defined, but there is no meaning of molecularity in complex reaction। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी का मतलब नहीं होता। इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि इसमें कंफ्यूज होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी। आप ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी नहीं बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती हैं जो मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं। तो मान लीजिए कि अगर 3-4 स्टेप में हो रही है तो हर स्टेप का अपना अपना मॉलिक्युलरिटी हो सकता है, बट ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे कि इस पूरे रिएक्शन का मुझे बताइए, तो वो आप नहीं बता सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इंडिविजुअल मॉलिक्युलरिटी डिफाइन होती है, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी डिफाइन नहीं होती है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, है ना। देयर इज नो मीनिंग ऑफ ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी, बट फॉर इंडिविजुअल स्टेप्स मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड। मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड। दोनों में बहुत फर्क है, ध्यान रखिएगा। ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी एंड इंडिविजुअल स्टेप्स की मॉलिक्युलरिटी। तो जरा बताओ क्या क्या फर्क है ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है ना। उसके बाद ऑर्डर का सिर्फ बोलते चलो, ऑर्डर 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी नहीं हो सकता, है ना। और ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी डिफाइन होता है, लेकिन मॉलिक्युलरिटी कॉम्प्लेक्स के लिए डिफाइन नहीं होता है। जब आप बाद में कभी आपकी इच्छा करेगी, है ना, कभी तो करेगी कि बुक पढ़ें, है ना, तो आप जब बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा कि इंडिविजुअल मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है, तो वहां पे आप कंफ्यूज ना करें। इसलिए मैंने इस बात को लिखवा दिया कि अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो वो मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा होगा, और अगर कोई मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है तो इंडिविजुअल की मॉलिक्युलरिटी डिफाइन होगी, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी का कोई मतलब नहीं होता। क्लियर है? ओके। जैसे याद है हमने ओवरऑल मॉलिक्युलरिटी, ओवरऑल ऑर्डर निकाला था सम करके, लेकिन मॉलिक्युलरिटी में वो फंडा नहीं चलेगा। यही चीज सिखाना था। बोलिए, यहां तक क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़े फिर। हाँ बिल्कुल, ऑर्डर एलिमेंट्री के लिए भी डिफाइन होता है और कॉम्प्लेक्स के लिए भी डिफाइन, और एलिमेंट्री के लिए भी डिफाइन होता है और कॉम्प्लेक्स के लिए भी डिफाइन होता है। एलिमेंट्री के लिए तो और सुविधाजनक है, हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को देखकर लिख सकते हैं। ऑर्डर क्या होगा एलिमेंट्री के लिए, हम डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख देंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स के लिए हमें एक्सपेरिमेंटल डाटा चाहिए होंगे, है ना। क्लियर है? और कोई डाउट? बढ़े आगे फिर, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, है ना। बहुत बार कंफ्यूजन आ जाता है कि रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क होता है। तो लिख लीजिए, डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। पहला बात, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज, लास्ट तक क्लियर दिख रहा है ना? ओके, इट इज डिफाइंड एज रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात, इसका यूनिट क्या होता है बताओ भाई? मोल पर लीटर पर सेकेंड, फिक्स है इसका, है ना। अब इस साइड आ जाएं आप, इसको कैसे डिफाइन करते हैं हम? इट इज अ स्पीड ऑफ रिएक्शन व्हेन ऑल कंसंट्रेशन बिकम्स यूनिटी, है ना। जैसे देखिए, एक बार देख लीजिए फिर नोट करिएगा। होता क्या है, मान लीजिए कि कोई रिएक्शन में लिख रहा हूं जो ए से बी जा रहा है, और इसके लिए मैं रेट लॉ लिख रहा हूं, R इज इक्वल टू के एंड ए टू द पावर n। मुझे नहीं पता किस ऑर्डर का है ना, ठीक। अगर मैं कंसंट्रेशन इसका यूनिटी कर दूं,
तो रेट किसके बराबर हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के हो जाएगा ना। दैट्स वाई आप रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि है भी ये देखा जाए तो रेट कांस्टेंट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन कुछ सर्टेन क्राइटेरिया पे, और वो क्राइटेरिया कौन सी है कि आप सारे कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे? एक कर देंगे, यूनिटी कर देंगे, है ना। तो इसीलिए दिस आर इज बिकम्स ए इज इक्वल टू के व्हेन ऑल ऑफ द कंसंट्रेशन बिकम्स यूनिटी। तो ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है ना, हर बार तो ये नहीं ट्रू होगा, ये कब होगा? जब यूनिटी होगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? महज-संयोग, हाँ महज-संयोग, सही बात है। अगर ऐसा होता है तो इसे हम महज-संयोग कहेंगे और कुछ। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिख लीजिए। इसका यूनिट क्या होगा? इसकी यूनिट क्या होगी? इट्स यूनिट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लिख लीजिए सेकेंड पॉइंट, इसके नीचे लिख लीजिएगा। इट्स यूनिट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में लिख लीजिएगा, है ना। मैं इसे कंप्रेस कर रहा था बट हुआ नहीं, होना तो चाहिए। सेकेंड, इट्स यूनिट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ, है ना। इसका यूनिट किस पे डिपेंड करता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। क्लियर है? ओके, तो आपको फर्क समझ में आ गया ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी में? आपको फर्क समझ में आ गया रेट कांस्टेंट और इसमें रेट ऑफ रिएक्शन में, है ना। अब देखिए ऑर्डर के कुछ पार्टिकुलर सवाल आते हैं, है ना, तो अपन पहले उसको बात करते हैं। तो अपन सबसे पहले एनसीईआरटी का एक सवाल लेते हैं, है ना। क्वेश्चंस ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे स्पेसिफिक टाइप का एक क्वेश्चन आता है जो आपको हर बार मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कह दिया जाएगा आपसे कि हमने दो क्वांटिटी ली है, दो रिएजेंट लिए हैं ए और बी। मैं एनसीईआरटी का ही डाटा ले लेता हूँ, है ना। और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए हैं। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, क्या हो गया? क्या बोल रहे? जादू हो रहा है? आपको इस तरीके का एक्सपेरिमेंट्स दे देगा, है ना। लिख देगा कि भाई साहब ये एक्सपेरिमेंट 1 है, ये एक्सपेरिमेंट 2 है, और ये 3, वाह शाबाश तुम्हें तो गिनती आती है, और ये एक्सपेरिमेंट, अरे कितना जीनियस, एक्सपेरिमेंट 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब जरा समझिए, आपको वैल्यू दे दिया गया और आपसे पूछा जाएगा फाइंड द रेट लॉ। तो आप रेट लॉ के लिए क्या लिख सकते हैं? R इज इक्वल टू K एंड NO एंड O2। पावर नहीं पता, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको नहीं पता है। अब पहला तरीका मैं आपको बताता हूं, बस उसे आप बस दिमाग में रखिएगा, यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। पहला तरीका ये कहता है कि अगर मैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए लिखूं, ये पहला एक्सपेरिमेंट के लिए लिखूं अगर, तो मैं क्या लिखूंगा? R1 इज इक्वल टू K और NO टू द पावर X एंड OT टू द पावर Y। अच्छा, R1 की कुछ वैल्यू दे रखी है क्या इसमें? क्या दे रखा है जरा बताओ? बिल्कुल सही, 0.096 इज इक्वल टू K, और अगेन कंसंट्रेशन ऑफ NO दे रखा है क्या? कितना दिया है? 0.3, तो वैल्यू रख दीजिए, और इस पे पावर X और Y, O2 के जगह पे 0.3 टू द पावर Y। बोलो क्लियर है? क्या आप यही काम चारों के लिए कर सकते हैं? दूसरा के लिए बताइए, फ्रॉम सेकेंड एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल, क्या लिखोगे बताओ? 0.384 इक्वल्स टू K। अच्छा, क्या K चेंज होगा? नहीं, रेट कांस्टेंट पूरे रिएक्शन के लिए सेम होता है, और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जो रेट कांस्टेंट है वो एक रिएक्शन का सेम होता है, साथ ही साथ जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस होता है। आगे आप पढ़ेंगे अरहिनियस इक्वेशन में, ठीक है। तो इसके लिए K की वैल्यू सेम ही होगी, एंड दिस K इज इक्वल टू कितना? बिल्कुल सही, और फिर टू द पावर Y। अब आपको लग रहा है क्या कि इस दो इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं वैल्यूज? तो इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए, ठीक है। y कट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही। तो आप थोड़ा सा पहले नोट कर लीजिए, है ना, बिकॉज आई नीड सम स्पेस। हाँ, अब आप देखिए, अरे इसलिए तो कह रहा है, फिर उसे बड़ा कर लेंगे अपन, है ना। देखिए, अब आप इससे वैल्यू निकाल सकते हैं क्या?
इक्वेशन 1/2 करके निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आइए तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 है ना, तो क्या वैल्यू आएगी 0.096 इक्वल्स टू k 0.3 टू द पावर x एंड आवाज नहीं 0.3 टू द पावर y एंड नेक्स्ट है 0.384 इज इक्वल टू k 0.6x एंड 0.3 y। ठीक है, क्या क्या कट जाएगा, k से k कट जाएगा और y कट गया, और ये कितना टाइम्स आ रहा है 4 टाइम आ रहा है ना। ठीक, तो कितनी वैल्यू आएगी x की कितनी वैल्यू आएगी, देखिए 1/4 इज इक्वल टू 0.3 बाई 0.6 टू द पावर x। कहिए कोई दिक्कत, तो ये आ गया 1/2, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x, तो x की वैल्यू 2। बात समझ में आई, तो x की वैल्यू निकल गई, माइनस कैसे होगा, सिर्फ 2 होगा ना, ऊपर और नीचे बराबर कर लो, आ गया x की वैल्यू 2। देखो इधर, देखो R1/R2 करा हमने, सारी चीजें कट आ गई, ये बच गया, क्या यहां तक समझ में आया। ठीक, अब भाई साहब 1/4 इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर x, 1/2 पे कितना पावर लगाओगे, अगर आप इसे ट्वाइस कर दोगे तो 1/4 नहीं हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बात खत्म है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा। सबसे पहले 0 1 2 है ना, ये तीन ही आप डालेंगे है ना, 99% क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएंगे। अगर समझ में आ गया तो y की वैल्यू निकाल के बताइए, कैसे निकालोगे y की वैल्यू, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 निकालिए और दोनों को डिवाइड करिए। हाँ, या पुट भी कर सकते हैं, सही बात है, पुट भी कर सकते हैं आप, करिए। क्या लगता है निकल जाएगा। क्या आ रहा है इक्वेशन 3 के लिए, बताइएगा 0.192 इक्वल्स टू कितना था 0.3 टू द पावर x और y, अगेन ये 6 था, उसके बाद 0.768, दिस इज इक्वल टू 0.6x एंड 0.6 टू द पावर y। कुछ कट रहा है क्या, किसको काट रहा, अच्छा फिर x ही आ गया, ओ तो कोई दूसरा इक्वेशन काट लो फिर, इक्वेशन 2 और 4 से कितना आ रहा है, इक्वेशन 2 कितना था हमारा बताना, ये 2 था, एक बार मुझे 4 बता दो आप, 4 बता दो फिर से, 0.768 इक्वल्स टू k और देन ये कितना है, ओके, सो 2/4 अगर हम करेंगे तो क्या क्या बच जाएगा, ये खत्म और ये 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 0.3 अपॉन 0.6, बिल्कुल सही, y इक्वल्स टू 1। तो अब तो हम रेट लॉ लिख सकते हैं ना, क्या हुआ, नहीं समझ में आया, आ गया ना, है ना, ये 1 हाफ है ना, तो ये भी तो हाफ आ रहा है, तो y की वैल्यू 1 होगी तभी तो आएगा ना हाफ। ठीक, चलिए, क्या यहां तक समझ में आ गया, इस तरीके को अपने पास ही रखिएगा, है ना, इसे हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। अब अपन, हाँ शेयर नहीं करना, ठीक है, आओ अब अपन नए टेक्निक से करेंगे इसे। चलो एक बार वैल्यू बता दो मुझे, अरे एक बार वैल्यू तो बताओ, एनो का बोलो 0.3, इसके नीचे बोलते चलना, फिर उसके बाद O2 का और इसका हो गया। देखिए, अरे इधर देखो, इधर वो जो तरीका था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है ना, और उसमें गलती होने के भी चांसेस हाई हैं, तो हम उसको यूज ना करके इस तरीके को यूज करेंगे, इससे आपके 90% क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर फिर भी नहीं कहीं बनता है तो आप जनरल प्रोसीजर जो मैंने बताया है आप उससे जा सकते हैं, है ना, समझिएगा। जैसे मुझे निकालना है ऑर्डर एनो का, किसका निकालना है, तो आप पहले कांस्टेंट कर दीजिए, आपको एनो का निकालना है तो एनो को तो कांस्टेंट नहीं करोगे ना, किसको कांस्टेंट करोगे, तो जरा बताइए O2 कहां कहां कांस्टेंट है, O2 का कंसंट्रेशन कहां कहां कांस्टेंट दिख रहा है आपको, फर्स्ट और सेकेंड में कांस्टेंट दिख रहा है क्या, वहां पर देखिए N2 में कितना चेंज आ रहा है, ये कितना टाइम हो रहा है, ये डबल हो रहा है ना, और अगर ये डबल हो रहा है तो ये कितना टाइम हो रहा है
4 टाइम। अगर ये डबल हो रहा है तो ये कितना टाइम हो रहा है? और ये कब पॉसिबल है? जब स्क्वायर होगा। जब स्क्वायर होगा यानी कि r टू द पावर k, सॉरी r इज इक्वल टू k एंड NO टू द पावर। एक बार फिर से समझिएगा, जब आपको NO का निकालना है तो कांस्टेंट किसे करेंगे? O2 को, दूसरे वाले को। जिसका निकालना है उसको कांस्टेंट मत कर देना, है ना? जिसका निकालना है उसको कांस्टेंट मत करना। जैसे अगर आपको निकालना था NO का तो आपने O2 को देखा, O2 एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में कांस्टेंट है। अब हम देखेंगे कि अगर ये कांस्टेंट है तो NO में कितना चेंज आ रहा है? कितना हो रहा है? 2 टाइम्स। और अगर ये 2 टाइम्स हो रहा है तो ये कितना टाइम्स हो रहा है? तो यानी कि 2 पे पावर कितना होगा? लिख दिया हमने, कहानी खत्म। तो क्या आप इसका उल्टा बता सकते हैं मुझे? O2 के लिए किसको किसको देखोगे? पहले NO को देखेंगे। NO कहां कांस्टेंट है? फर्स्ट और, बिल्कुल सही। तो अब आप फर्स्ट और थर्ड में देखें, ठीक है? कलर चेंज कर देता हूं, थोड़ी आसानी होगी। हाँ, 1 और 3 पे। अब हम 1 और 3 पे फोकस करेंगे। अब 1 और 3 पे देखिए, ये कितना टाइम्स हो रहा है और ये कितना से कितना हो रहा है? हाँ, डबल हो रहा है। ये कब होगा? जब 2 टू दी पावर, सिंपल, यही तो हमारा आंसर था, है ना? तो वो थी, वो वाला जो ट्रिक था, वो ट्रिक नहीं था, वो सिंपलेस्ट फॉर्म था, है ना? आप उसी से बनाएंगे, नॉर्मल तरीका था, है ना? वो था आम जिंदगी, और ये है बहुत अच्छे, है ना? तो आप ऐसे ही बनाइएगा। हाँ, लेकिन एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर आपके बोर्ड में इस तरह का प्रश्न आता है और अगर आप एक लाइन में आंसर दे देते हैं तो वो भी आपको 1 नंबर ही टिकाएगा, है ना? ऐसे ये 3 नंबर में आता है। तो कृपया करके पेज उसके थ्रू भर लीजिएगा और आंसर इससे मैच कर लीजिएगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। इसको ऐसे नोट कैसे करोगे? ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आप पहले इसको थोड़ा सा नोट कर लो, अपने तरीके से रफ लैंग्वेज में नोट कर लो या लिख लो, थोड़ा सा लिखा देता हूं, लिखिए। अच्छा, ठीक ठीक है, आप अपने तरीके से कर लो, फिर भी अगर दिक्कत आती है तो मुझे बताना। ओके, लिखिए। एज वी कैन सी दैट in experiment 1 and 2 concentration of O2 is fixed. concentration of O2 is fixed. experiment 1 में concentration किसका फिक्स हो गया है? O2 का. so we can found concentration of NO. पहली बात। तो यहां से आपको यह समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले क्या देखना है? कांस्टेंट, है ना? ठीक। अब नाउ इन एक्सपेरिमेंट 1 to 2 now in experiment 1 to 2 in experiment 1 to 2 the concentration of NO becomes double. now in experiment 1 to 2 the concentration of NO becomes double. while the rate of reaction, कितना टाइम हो जा रहा है? सॉरी, यहां से यहां जाना था ना। रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जा रहा है? 4 टाइम। द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम। which means order will be 2. इसका मतलब क्या हो गया? ऑर्डर क्या होगा? 2। बात समझ में आई? which means order will be 2. ठीक है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं मैंने क्या लिखवाया आपको। मैंने लिखवाया कि O2 में क्या हो रहा है कि O2 कहां कहां कांस्टेंट है? एक्सपेरिमेंट 1 और 2 में, और वहां पर कंसंट्रेशन NO का कहां से कहां जा रहा है? डबल हो जा रहा है। और अगर ये डबल हो रहा है तो ये कितना टाइम हो रहा है? 4 टाइम। इसका मतलब ऑर्डर कितना होगा? बात समझ में आ गई ना? अब नेक्स्ट वाले का भी लिखवा दूं, हो जाएगा ना? सिमिलरली फाउंड। ठीक है, क्लियर है? तो अब आप एक क्वेश्चन लिख के देता हूं, आप बनाने का कोशिश करें, थोड़ा टाइम दीजिएगा, है ना? डाटा सेट करने में टाइम लगता है भाई। फॉर एनी रिएक्शन। चलिए आइए आप शुरुआत से चालू करते हैं। देखिए, हमें निकालना है ऑर्डर ऑफ ए, तो किसको कांस्टेंट करेंगे? बी को। बी कहां कहां कांस्टेंट है?
यहां और यहां, फर्स्ट और थर्ड में। ये कितना टाइम्स जा रहा है और ये कितना टाइम्स हो रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ ए कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही। और ऑर्डर ऑफ बी निकालने के लिए किसको कांस्टेंट करेंगे, आइए कर दीजिए, ए को कांस्टेंट करेंगे तो ए कहां कहां कांस्टेंट है, सेकेंड और कर दिया। और ये कितना टाइम चेंज हो रहा है और रिएक्शन कितना टाइम चेंज हो रहा है, सेम। अगर आप इसे चेंज कर रहे हैं और रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, सिंपल। मेरी बात समझ में आई? आप चेंज किए जा रहे, चेंज किए जा रहे, चेंज किए जा रहे, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क नहीं पड़ रहा, यानी इस पे पावर 0 होगा तभी ना इसकी ओवरऑल वैल्यू 1 हो गई होगी, और ये रेट ऑफ रिएक्शन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा होगा। बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छा, नोट कर लीजिए। हमें जब पावर निकालना है किसका, हमें ऑर्डर निकालना है ना, ऑर्डर। तो ऑर्डर निकालना है अगर बी का, या पहले स्टार्ट ए से करते हैं, ए का निकालना है तो कांस्टेंट किसको करेंगे, बी को, क्योंकि जिसका निकालना है उसी को कांस्टेंट कर देंगे तो कहां से निकाल पाएंगे, ठीक। तो पहले देखिए बी कहां कहां कांस्टेंट वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में और एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में। क्या ये बात सबको समझ में आई? अब आपको देखना है एक्सपेरिमेंट 1 और 3 में ए का कितना चेंज हो रहा है, तो ए कितना टाइम चेंज हो रहा है, 2 से 4 पहुंच जा रहा है, ओके। अब इसी के साथ अब आप इस तरफ आ जाइए, रेट ऑफ रिएक्शन साइड। रेट ऑफ रिएक्शन कितना चेंज हो रहा है, 1 से लेके 16 से लेके 64, 4 टाइम्स। 1 और 3 ही देखेंगे हम, बाकी किसी को नहीं देखेंगे। हमने जहां जहां कांस्टेंट करा है वहीं पे चेंज देखेंगे, है ना। तो ये 4 टाइम हो गया। अच्छा, ये अगर डबल हो रहा है तो ये 4 टाइम हो रहा है, तो इसका मतलब 2 पे पावर कितना होगा, तो यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। क्लियर है? अब उल्टा देख लो एक बार और, बचा खुचा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सारा कलर तो यूज कर लिया, अब कौन सा कलर करें, व्हाइट ही कर लेते, पिंक। आइए देखिए, अब हमें किससे निकाल, हाँ ब्लैक से मैंने उधर रंग दिया, ब्लैक। अब देखिए ए साइड हम आते हैं, हमें निकालना किसका है, अब बी का। तो हम ए साइड, ए को पहले कांस्टेंट करेंगे ना। ए कहां कहां कांस्टेंट है, 2 और ओके। अब चेंज देखिए, ये कितना टाइम चेंज हो रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम चेंज हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि आप कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि बी पे पावर कितना होगा, तभी तो ये कांस्टेंट की तरह एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 विल बिकम क्वाइट सिंपल। बोलो क्लियर है? अब समझ में आया? क्वेश्चन और दे दे, एक बार चेक कर लो यार, कहीं कोई गलती नहीं। देखिए हम रेट लॉ लिखेंगे, R इज इक्वल टू अगेन K एंड P एंड Q, कंसंट्रेशन ऑफ Q, ठीक है। अब देखिए जरा, हमें किसका ऑर्डर निकालना है, P का। कांस्टेंट किसको करेंगे, Q को। कहां कहां Q कांस्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड में। ये कितना टाइम्स हो रहा है और ये कितना टाइम्स हो रहा है, यानी पावर कितना होगा, खत्म। फिर अब देखेंगे हम किसका, Q का। तो Q के लिए किसको कांस्टेंट करेंगे, तो कहां कहां कांस्टेंट है, 3 और 4 पे। कितना टाइम्स चेंज हो रहा है, ये जब 4 टाइम्स हो रहा है तो ये कितना टाइम्स हो रहा है, हाफ, आधा हो जा रहा है, यानी कि पावर भी कितना होगा, 1/2, तभी तो वैल्यू आधा हो पाएगी। 4 टू दी पावर 1/2 करेंगे तभी ना हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एक सेकेंड, मुझे भी डाउट लग ही रहा था। ये अगर मैं 4 टाइम कर रहा हूं तो ये कितना हो रहा है, घट रहा है, हाँ तो माइनस हाफ, -1/2। हाँ -1/2 करेंगे तो -2 कैसे हो जाएगा, जब ये 4 गुना है। एक सेकेंड,
जब ये 4 गुना हो रहा है तो ये हो रहा है आधा। मतलब ऐसे आप सॉल्व कर लें, 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 1/2, तो ये क्या आएगा 4 टू द पावर -1/2 पे ही तो आएगा ना। बात समझ में आ रही है? नहीं, एक बार देखो, जैसे आपने इधर लिखा था ये डबल है, ये डबल है तो ये 4 टाइम है, तो आपने पावर कहा 2, यानी 2 टू द पावर x, अरे यानी 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 आपने इनडायरेक्टली सॉल्व करा ना, जस्ट लाइक दैट 4 टू द पावर x इज इक्वल टू, बस जो भी वैल्यू आ रहा है पटक दीजिए, दैट इज द आंसर। बात समझ में आ गई? कितना -1/2 ना, -1/2 आएगा ना बाबू। 4 का पावर 1/8, 1/8 में कहां से आएगा? एक सेकेंड, अगर मैं इसे 1/4 लिखूं तो यानी इन्वर्स करा ना मैंने, और फिर इसको हाफ करूं तो यानी 1/2 ही तो करा ना, तो -1/2 होगा ना। ठीक है, क्लियर है? तो ये +1/2 नहीं होगा बल्कि क्या होगा -1/2। बोलो समझ में आया? हाँ, क्लियर है? अब बन जाएगा या और सवाल देने की जरूरत है? समझ में आ गया ना? देखिए फंडा याद रखिएगा, जिसका निकालना है उसके बगल वाले को कांस्टेंट, और उसका चेंज, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन का चेंज, बात खत्म, है ना। 90% क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन एक दुख भरी बात यह है कि जब कभी भी आप एनसीईआरटी बनाएंगे ना, तो एनसीईआरटी कैलकुलेशन में विश्वास रखता है, तो वो आपको ऐसे सवाल देगा ना जो आपको इस ट्रिक पे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। 1-2 सवाल ऐसे मिल जाएंगे आपको, है ना, तो उसमें आपको मैनुअली उसी प्रोसेस से चलना पड़ेगा, और उस प्रोसेस में आपको वैल्यू निकालने में अगर दिक्कत आएगी तो आप सबसे पहले ट्राई करिएगा x इज इक्वल टू 0, 1, 2, और फिर अगर नहीं आए तो -1 और -2, बाद में फ्रैक्शन पे जाइएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हिट एंड ट्रायल इज द बेस्ट मेथड, है ना। बाकी आपको सॉल्व करने में ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। बोलो समझ में आया? ठीक है, हाँ, थैंक यू, वेलकम, है ना। और कोई, अरे छोड़ रहे हैं, और कोई डाउट है तो एक बार पेज पलट लो यहाँ तक, है ना। कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो समय है 5 मिनट में मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ आपको, है ना। बस आप लोग सुनो, शांति। कहाँ से चालू करा था हमने? देखो, शुरू से थोड़ा रिकॉल कर दूं। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स की हमें जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि केमिकल रिएक्शन में 2 बातें होती थी। पहला बात कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, और दूसरी बात अगर होगा तो कितनी तेजी से होगा, है ना। तो सबसे पहली बात यानी कि फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये कौन बताएगा हमें? थर्मोडायनेमिक्स। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन इज डील बाय थर्मोडायनेमिक्स। क्या आपने थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी का नाम सुना था? अगर किसी की गिब्स फ्री एनर्जी 0 है तो वो रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस, यानी कि वो रिएक्शन होगा। अच्छा, स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? मुझे पता था, है ना। 90% बच्चों को पता नहीं होता, और अगर जिन्हें पता होता तो वो बोलते हैं अचानक से। स्पॉन्टेनियस का मतलब अचानक से नहीं होता, सरप्राइजिंगली नहीं होता। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है समथिंग विच अकर्स नेचुरली। एक बार फिर से बोलिए। जैसे इस पेन का ऊपर से नीचे गिरना इज एन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आप ऊपर पकड़ के रखे हैं, पानी का ऊपर से नीचे गिरना कैसा प्रोसेस होगा? स्पॉन्टेनियस। अच्छा, अगर कोई प्रोसेस एक साइड से स्पॉन्टेनियस है तो नेक्स्ट साइड से कैसा होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे आपका ऊपर से नीचे गिरना स्पॉन्टेनियस। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो घर पे जाना, छत पे चढ़ जाना और पैदल पैदल छत को क्रॉस कर जाना, आप खुद ब खुद नीचे गिर जाएंगे। कहना ये एक्सपेरिमेंट करके देखना अपने रिस्क पे, है ना, मुझे मत ब्लेम करना। लेकिन अगर उल्टा साइड में, अगर आपको उल्टा बोला जाए, मतलब नीचे से ऊपर जाना, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ती है ना। यानी कोई रिएक्शन, दुनिया की कोई भी रिएक्शन अगर ए से बी स्पॉन्टेनियस है तो बी से ए,
बात समाप्त। स्पॉन्टेनियस समझ में आ गया? अच्छा आराम से भाई, ज्यादा जोश में ना आए, है ना। अगर स्पॉन्टेनियसली खत्म समझ में आ गई तो अब आगे बढ़े। देखिए, अब अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो यानी कि रिएक्शन होगा। अगर रिएक्शन हुआ तो अब हमें जानना है कितने देर में होगा। एनसीईआरटी इस बात के लिए लिखता है एक बहुत अच्छा लाइन, बोलता है क्या, बोलता है कि इट इज अ नेचुरल थिंग कि जो डायमंड है, कार्बन का डायमंड फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्रेफाइट में। थर्मोडायनेमिक्स इसी बात को बताता है कि यस इट इज अ पॉसिबल रिएक्शन, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स कहता है भाई साहब इसका डेल जी लेस देन 0 आया तो ये होगा, ये होगा। केमिकल काइनेटिक्स बताता है कि हाँ ये बात होगा, लेकिन कितने साल लगेंगे, अरे करोड़ों करोड़ों। तो यानी कि डायमंड्स आर मेड फॉर एवर। भाई करोड़ों साल कौन जिंदा रहेगा यार, इतना में तो डायनासोर का एज भी खत्म हो गया था। बात समझ में आ रही है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स में ये अंतर है। अब हमने कहा था केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन को कितने पार्ट्स में बांटा गया, कौन कौन सा, फास्ट, स्लो एंड मॉडरेट, राइट। ओके, हमारे काम का कौन सा, मॉडरेट, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन को हमने और किस में क्लासिफाई करा, दो, कौन कौन सा, एवरेज और इंस्टैंटेनियस, है ना। ठीक, एवरेज किसके लिए, लार्ज टाइम के लिए, और इंस्टैंटेनियस किसके लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। बहुत अच्छे। फिर हमने क्या चालू करा था यार, रेट लॉ, है ना। ओके, रेट लॉ बताइए क्या होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन पे बेस्ड होता है, और ये रिलेट किसको किसको करता है कि रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो कितना प्रोडक्ट बनाएगा, है कि नहीं। अच्छा, लेकिन रिएक्टेंट पे जो पावर होगा वो कहां से आएगा, एक्सपेरिमेंट से। ये रेट लॉ कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन ये नहीं कहता था, है ना। ठीक, ओके। जो पावर आ रहा है उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल डाटा। अच्छा, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में क्या फर्क है, ऑर्डर थ्योरेटिकल, सॉरी ऑर्डर प्रैक्टिकल और मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल। ऑर्डर जीरो, मोलिकुलरिटी नो जीरो। ऑर्डर निगेटिव, मोलिकुलरिटी कैनॉट बी। ऑर्डर फ्रैक्शन, इट कैनॉट बी, है ना। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर डिफाइन होता है या मोलिकुलरिटी, ऑर्डर। बात समझ में आ गई। चलो, तो आज की सवाल यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाबू।